जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, लगातार होने वाली असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता से ही तो हम सीख कर सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि हमारी पूरी श्रृंखला चल रही है टीनेजर्स के ऊपर। अब टीनेजर्स की लाइफ के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ़स्टाइल किस तरह की होनी चाहिए? आइडियल लाइफ़स्टाइल जो होनी चाहिए एज़ अ टीनेजर, जिससे वो आगे भी अच्छी सही तरह से ग्रो करे और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने। देखिए, एक्चुअली किसी भी उम्र के साथ-साथ कुछ ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें पूरा होना ज़रूरी है। अ, टीनेजर सबसे फ़ास्टेस्ट ग्रोथ का समय है। हुँ, फ़िज़िकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, इंटरपर्सनल भी और इंट्रापर्सनल यानी अपने साथ खुद का संबंध। अ, इस दौरान में एक बच्चे का वेट बहुत स्पीड से बढ़ के उन 5-6 वर्षों में जो एडल्टहुड है उस तक पहुँच जाता है। इसी दौरान में हर तरह की स्टिमुलेशन होती है, पढ़ाई के रूप में, साथ ही साथ सोशलाइज़ेशन के रूप में, साथ ही साथ जो इमोशनल चेंजेज़ आ रहे हैं हार्मोनल चेंजेज़ की वजह से, उनके साथ समावेश कर पाने के रूप में। ऐसा पाया गया है कि इस दौरान में कुछ तरह की परेशानियाँ टीनेजर को कई बार महसूस करनी पड़ती हैं, जो कि उनके लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हैं। हुँ, कुछ टीनेजर्स को फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बॉडी के साथ प्रॉब्लम महसूस होती है। उनको हम बॉडी डिस्मॉर्फोबिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्हें अपना शरीर पसंद नहीं है। ओके। किसी को लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, किसी को लगता है कि मैं बहुत जल्दी लंबा हो गया हूँ, किसी को लगता है मैं बहुत पतला हूँ, किसी को लगता है मैं मोटा हो गया हूँ। और साथ ही साथ जो फीचर्स हैं, वो भी बहुत जल्दी बदल रहे होते हैं। लड़कों में फॉर एग्ज़ाम्पल मूंछें उगनी शुरू हो जाती हैं। उनसे उनको बड़ा डिस्कम्फ़र्ट कई बार होता है और वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ फ़िज़िकल चेंजेज़ हैं, जिसको कि अगर हम सही रूप से समझ के पूरा कर सकें, तो ये प्रोसेस ईज़ी हो जाता है। हुँ, हुँ, इसमें डाइट, स्लीप और प्रॉपर एक्सरसाइज़ एंड रेस्ट ये सब शामिल है। ओके। इसी के साथ में कुछ प्रैक्टिसेज़ हैं, जो कि कहने को तो आध्यात्मिक कह लीजिए, लेकिन एक्चुअली वो कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकें, कैसे अपने कंसंट्रेशन, मेमोरी को बढ़ा सकें, और कैसे हर समय तरोताज़ा और रिलैक्स महसूस कर सकें। उसमें मेडिटेशन है, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिन्हें प्राणायाम कहते हैं एंड ऑफ कोर्स फिज़िकल एक्सरसाइज़, चाहे वो गेम्स हों, चाहे वो अकेले एक्सरसाइज़ कर रहे हों। नींद में अगर हम बात करें, तो नींद वो जगह समय है जबकि उनकी बॉडी की ग्रोथ मैक्सिमम होती है। ओके। 24 घंटे में एक्चुअली नींद में, क्योंकि बाकी शरीर स्थिर है, तो उस वजह से उनकी जो ग्रोथ है, वो सबसे ज़्यादा होती है। जो उन्होंने सारा दिन में खाया है, वो पूरी तरह से शरीर में कन्वर्ट होता है। जो हमने खाया वो एब्ज़ॉर्ब तो हुआ, लेकिन क्या वो शरीर के सही सेल्स बने कि नहीं, ये अगर प्रॉपर नींद हो, और प्रॉपर नींद का यहाँ मतलब सिर्फ़ घंटे नहीं है, समय भी है। अ, जब बच्चा पैदा होता है, तो जी। उसकी नींद करीबन 18 घंटे की होती है और जब वो 60 से 65 वर्ष की उम्र में पहुँचता है, तो वो नींद कम होके 6 घंटे की रुक जाती है।
इस बीच में नींद जो है वो धीरे-धीरे कम हो रही होती है। एडोलेसेंट या टीनेजर में वो नींद कम से कम 8 से 10 घंटे चाहिए और नींद को हम समझ लेते हैं कि चलो जब आ गई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस समय सो लिए, ठीक नहीं सोए, वीकेंड स्लीप भी कई बार कहते हैं कि जी पूरे 6 दिन तक तो जागते रहे या कम नींद हुई, वीकेंड पे पूरी करेंगे, 24 घंटे लेटे रहेंगे। शरीर उस तरह से काम नहीं करता, उसे रोज़ सही रूप में नींद चाहिए, जो कि समय पर हो यानी जल्दी हो। जी। 10 से 12 बजे तक मैक्सिमम, 12 भी एक्चुअली लेट है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको हम लेट स्लीपर्स बोलते हैं, तो वो थोड़ा-सा लेट सोते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड जो है, वो हमारा शरीर सँभाल नहीं पाता। उसको हम स्लीप फेज़िक डिसऑर्डर बोलते हैं, हुँ। जिसका मतलब है कि आप जैसे रह तो इंडिया में रहे हैं, लेकिन आपका शरीर दुबई टाइम पे या यूरोपियन टाइम पे चल रहा है। ओके। तो वो जो समय का लैग है, उस वजह से शरीर की ग्रोथ एक तो अच्छी नहीं होती, दूसरा उनकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो अगले दिन वो तरोताज़ा नहीं उठते। हुँ, हुँ। सूरज अगर पूरा उग गया है और वो नींद में है, तो वो जब उठेंगे, तो उनका शरीर किसी और समय के हिसाब से चल रहा है और बाहर का समय कुछ और है। तो इन दोनों में डिफ़रेंस की वजह से भी उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ हैं, वो भी कम हो जाती हैं। तो सिर्फ़ ओके, घंटे ज़रूरी नहीं है, घंटे प्लस सही समय ओके। और किस रूप में सोते हैं। कई बार ये देखा गया है कि बहुत लेट कुछ बच्चे एक्सरसाइज़ करते हैं, कुछ बच्चे एक्सरसाइज़ करते ही नहीं हैं, कुछ बच्चे खाते ही नहीं हैं टाइम के ऊपर। तो उन सब का भी उनके पहले तो शरीर पर और फिर मन पर असर होता है। ओके। जो खाना है, इस समय में जो प्रोटीन्स हैं, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और प्रोटीन्स के साथ-साथ जो विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स जिनको बोलते हैं, अगर आप फ़ास्ट फूड ही खा रहे हैं, जिसमें कि प्रिज़र्वेटिव्स मिले हुए हैं, तो आपके शरीर को सही प्रकार से न्यूट्रिशन नहीं देगा। हुँ, तो इसीलिए फ्रूट्स, सैलेड्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, इन सब का समावेश होकर अगर डाइट है और उस समय बढ़ते हुए बच्चे को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर उस खाने को पचाया ना जाए, जो कि हम आम तौर पे अब देख रहे हैं कि खाना तो बढ़ गया, लेकिन एक्सरसाइज़ नहीं है, तो वो मोटापे की ओर चला जाता है। ओके। और कई बार इस उम्र में ख़ास तौर पे लड़कियों में जिसको कि हम एनोरेक्सिया नर्वोज़ा या बुलिमिया कहते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स, या तो बहुत कम वेट हो गया और जब कम हुआ तो शरीर को बहुत ज़्यादा भूख लगी, ज़रूरतें बढ़ी और फिर बहुत ज़्यादा वेट हो गया और वो एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। या उन्हें शीशे में देख के लगता है कि मैं तो बहुत फैट हूँ, असल में एक्चुअली वो अंडरवेट है, हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा पतली हैं। अ, ये जो हैं, ये कई बार बहुत एक्सट्रीम तक जा सकते हैं और ये करीबन 2 से 3% इस उम्र के बच्चों में होता है। तो ये बहुत रेयर बात भी नहीं है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एवरेज वेट हो, बैलेंस्ड फूड हो हुँ, हुँ। और सही समय पर नींद हो। नींद। ये तो है फिज़िकल एस्पेक्ट। इसी के साथ जो लाइफ़स्टाइल में मेंटल एंड इमोशनल है, उसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत है उन्हें स्टिमुलेट करें। अच्छा। कई बार पैसिवली ही इन्फॉर्मेशन ली जाती है। यानी आप टीवी के सामने बैठे हैं, कोई चैनल चल रही है, उसे देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन आपका माइंड जो है वो स्टिमुलेट नहीं हुआ। तो उस स्टिमुलेशन करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए क्रॉसवर्ड पज़ल्स हैं या कुछ मेंटल गेम्स हैं, उनको अगर खेल सकें या कोई नई इन्फॉर्मेशन को हमेशा प्रोसेस करने की कोशिश करें, तो उससे उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ बढ़ सकती हैं। हुँ, हुँ। इमोशनली अगर बहुत अप एंड डाउन है, कई बार इस उम्र में बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, विदिन आवर्स बहुत खुश हो जाते हैं, फिर उदास हो जाते हैं और छोटी-सी भी स्टिमुलस जो है, वो उन्हें तंग करनी शुरू कर देती है। तो अगर ऐसा है, तो उसका कारण वो और उनके पेरेंट्स मिल के देखें कि क्या कोई ऐसी चीज़ है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उन्हें तंग कर रही है? हुँ, क्या कोई ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं? और इस समय में जो संबंधों का है एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जी।
चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो और चाहे वो दूसरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स साथ। के साथ। पेरेंट्स के साथ के जो संबंध हैं, वो इस समय काफ़ी मज़बूत तो रहते हैं, लेकिन कई बार लचकीले बहुत हो जाते हैं। हुँ, हुँ। आपस में झगड़े हो जाना, छोटी-छोटी बात के ऊपर पेरेंट्स का उनको कमेंट कर देना कि ऐसे कपड़े क्यों डाले हैं, जीन्स क्यों फटी हुई है, टी-शर्ट क्यों ठीक नहीं है, या तुम्हारे दोस्त जो हैं वो देखने में हिप्पी लगते हैं। इस तरह के कई बार कमेंट्स घरों में आने हो लगते जाते हैं, हैं, बिल्कुल। लेकिन वो बहुत चुभते हैं उस समय टीनेजर को, क्योंकि असल में वो सब करके वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि अब मैं इंडिविजुअल हो गया हूँ, अब मैं मैं जो जो चाहूँ चाहूँ वो कर करूँगा। सकता हूँ, सही बात है। लेकिन समाज के भी कुछ दायरे हैं, उन दायरों के बीच में अगर चलना है तो ज़रूरी हो जाता है कि उन परिधियों को सँभाल के रखें। वहाँ पे पेरेंट्स एक बार बैठ के ये बात करके कि हम समझते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने रूप से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि किसी प्रकार का अंकुश आपके ऊपर हो। लेकिन परिवारों में कुछ सेंसिटिविटीज़ हैं, उनके बारे में उनको बताया जा सकता है। अगर उन्हें किसी प्रकार से मान लीजिए हीन भावना चल रही है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी इश्यू इस उम्र में आता है, जी। तो उस हीन भावना के साथ-साथ जो उनमें अच्छाइयाँ हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनके बारे में पेरेंट्स पॉइंट आउट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। अनफॉर्च्युनेटली इस लड़ाई में मैं कहूँगा कि एक-दूसरे को हर्ट करने की बात ज़्यादा हो जाती है और वो कहीं न कहीं बात तू-तू मैं-मैं पे आ जाती है। जो बेसिक मुद्दा टीनेजर समझाना चाहता है या पेरेंट्स समझाना चाहते हैं, वो नहीं रहते। आज के समय में मैंने कई फैमिलीज़ में एक और चीज़ देखी है कि अगर आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि वो कहीं और चली जाती है, तो एक ईमेल लिख दो, एक चिट्ठी लिख दो, हुँ, हुँ। एक एसएमएस डाल दो कि हम तुम्हें प्यार करते हैं। शायद हमारा प्यार का जो तरीका है, वो आपको बुरा लगता है, लेकिन हमारे मन में आपके बारे में ये विचार है। या अगर वो अपने आप को किसी प्रकार की हीन भावना में महसूस करता है, तो उससे बात की जा सकती है कि आपके ये गुण हैं, ये आपके बचपन से अच्छाइयाँ हैं, आप अपने आप को कम ना समझें। तो इस रूप से जब बात निकल के आती है, सिर्फ़ ये ही नहीं कि उस समय झगड़ा नहीं होगा क्योंकि कम्युनिकेशन दूसरे रूप में आई है, बिल्कुल। लेकिन वो हमेशा उसके पास रहेगी, उसे बार-बार देख सकता है। पर डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि अगर हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, तो वो उसे अदर तरीके से लेते हैं। सामने से अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें कह रहे हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, कई बार वो उस चीज़ को उतना स्ट्रेट ले तरीके से लेते नहीं हैं क्योंकि उनका नेचर ही रिबेलियस हो जाता है इस टाइम पे। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी बात को सही तरीके से रखना और वो सामने वाला व्यक्ति ऐसे ही उसे लेगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए गारंटी तो कुछ नहीं है, जी। लेकिन ये एक रिलेशनशिप है, जो पूरी उम्र साथ चलेगी। इस उम्र में अगर दोनों के बीच का संवाद खत्म हो जाता है, तो उसे बहुत बरस लगते हैं फिर से एस्टैब्लिश होने में। हुँ, हुँ। शायद उतने बरस कि जब तक वो बड़ा होके उसके भी टीनेजर्स हो जाएँ और वो महसूस करे कि उसने अपने हुँ, पेरेंट्स के साथ क्या किया। क्या कई बार ये किया? भी होता है। डिपेंड ये करता है कि हम किस रूप में अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं। अगर हम कहें कि हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम बदल जाओ, तुम ऐसे कपड़े डालो, तुम ऐसे बात जी, करो। एग्ज़ैक्टली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम एक तरफ तो बोलते हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और शायद आप जैसे हो हम उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन दूसरे ही वक़्त हम उन्हें बदलने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, साइड बाय साइड। छोटी-छोटी बातों पे उन्हें टोका जाता है, तो उनके लिए ये बात छोटी नहीं रहती, उनके लिए काफ़ी बड़ी हो जाती है ये बात। तो ऐसे सिचुएशन में अपनी बात को रखना भी साथ ही साथ जो सही है वो पोर्ट्रे भी करना और साथ ही साथ बच्चे को उसी तरीके से एक्सेप्ट भी करना। ये 3 अलग-अलग चीज़ें हैं जो एक साथ चल रही होती हैं। देखिए इस उम्र में कुछ छोटे-मोटे डिफरेंसेस रहेंगे। ध्यान ये रखना है कि उन छोटे-मोटे डिफरेंसेस को नज़रअंदाज करके जो बड़े इश्यूज़ हैं, उनको हम सँभाल सकें। हुँ, हुँ। अगर हर बात पे हम टोकेंगे, तो जब कोई महत्वपूर्ण बात करनी होगी, तो वो भी नहीं सुनेगा।
तो उन छोटी चीज़ों को आप ऐसे क्यों बैठे हो, पैरों को ठीक रखो, आप निकर डाल के क्यों बैठे हो, अब बड़े हो गए हो, आपकी स्कर्ट नीचे तक क्यों नहीं है। ये कई बार इश्यूज़ इतने बड़े नहीं होते जितने बड़े बन जाते हैं। दूसरी बात कि उस समय में उस टीनेजर को अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, उसे भी समझ आती है। लेकिन अंडर प्रेशर वो नहीं बदलना चाहता, क्योंकि करेक्ट। अब वो समझता है कि वो एक इंडिविजुअल हो गया, बड़ा हो गया है, उसे भी अपनी बात को कहने का हक है। कई बार हम डबल मैसेजेस भी देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि तुम जो चाहो ज़िंदगी में कर सकते हो, लेकिन इसको इस प्रकार से ही करना। तो वो उन दोनों चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो कहीं न कहीं पेरेंट्स को वो जिस प्रकार से जीवन को नए तरीके से देख रहा है और पेरेंट्स की नज़रों से नहीं देखना चाहता, तो वो देखने देना चाहिए, क्योंकि उसी में उसकी ग्रोथ है। करेक्ट। इस समय जो उसकी ग्रोथ होगी, वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलेगी। रिस्क से बचाना भी ज़रूरी है। तो जो मेजर मुद्दे हैं, उनके ऊपर संवाद को खुला रखने के लिए जो माइनर चीज़ें हैं, उन्हें छोड़ देना ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। हमें अपनी खुद की जो इच्छाएँ हैं, वो टीनेजर्स पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि उनकी भी खुद की कुछ कैपेसिटी है, कुछ उनकी लाइकिंग्स है और कुछ उनकी फीलिंग्स है, जिन्हें अगर हम साथ में लेकर चलें, तो हम महसूस करेंगे कि वो बच्चा भी आपके लिए एज़ अ फ्रेंड आपको ट्रीट करने लगेगा। जी, डॉक्टर साहब, कुछ क्वेश्चन्स हैं हमारी ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। प्लेज़र। जी। मेरा नाम रेखा है। मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे मेरे बेटे के बारे में क्वेश्चन करना है। इसकी एज 14 प्लस है। वो हमेशा इरिटेट रहता है, गुस्सा करता है, कभी किसी की बात नहीं सुनता है। मैं उसे कैसे हैंडल कर सकती हूँ? प्लीज़ मुझे बता सकते हैं? मैं सुनील कुमार मोहबिया खैरागढ़ से हूँ, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मेरा बच्चा बहुत जिद करता है कि मुझे बाइक चाहिए। अपने दोस्तों के पास जो भी सामान देखता है, वो साइकिल, बाइसिकल, वो चाहता है कि मेरे पास भी ऐसा सब हो जाए। तो मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊँ? इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनका जो बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है। गुस्सा जैसे उसके सर पर बैठा ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? जी। साथ ही साथ दूसरा सवाल ये है कि इनका जो बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। हमेशा कोई ना कोई चीज़ को लेकर के ज़िद पकड़ लेता है और जब तक उसे वो चीज़ ना मिले, तब तक वो चुप नहीं बैठता। जैसे आज यंगस्टर्स का अगर हम देखें तो बाइक के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की चाहना होती है कि मुझे बाइक चाहिए। ये तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है। जी। वो कोई ना कोई चीज़ को लेकर के ज़िद को आगे अपना रख ही देते हैं कि मुझे किसी भी तरह से मेरी ज़िद को पूरा करना है। तो ऐसे दोनों सिचुएशंस में क्या किया जाए? देखिए, अगर टीनेजर सिर्फ़ आपके साथ इरिटेटेड है और पेरेंट्स में भी ख़ास तौर पे एक के साथ इरिटेटेड है और किसी और सिचुएशन में इरिटेटेड नहीं है, तो ये देखने की ज़रूरत है कि आपके साथ क्यों इरिटेटेड है। हुँ, हुँ। आपने ऐसी क्या बातें कहीं उसको, या क्या आप बार-बार टोकते रहते हैं छोटी-छोटी चीज़ों पे, कि वो आपको ही क्यों ऐसा टारगेट बनाता है। हुँ, हुँ। अगर सबके साथ इरिटेटेड है, तो शायद वो अपने अंदर किसी बात से दुखी है। ओके। इरिटेशन एक तरह की झल्लाहट है, जो बाहर निकल के आती है, और अगर उसके मन में ऑलरेडी कोई ना कोई चीज़ें चल रही हैं, अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में, दूसरों के बारे में, तो अगर एक कप मान लीजिए बहुत भरा हुआ है, तो बहुत थोड़ी-सी जगह बची है किसी और चीज़ के डलने की। हुँ, हुँ। तो आप थोड़ी-सी भी बात पूछेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा है, वो एकदम रिजेक्ट करता है। झल्लाहट कई बार अगर हर क्षेत्र में है और उसी के साथ उसकी नींद भी खराब हो रही है और उसी के साथ वो दूसरों से विथड्रॉ भी हो रहा है, या उसके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हुँ, हुँ। या वो कई बार वायलेंट भी हो रहा है, तो वो एडोलेसेंस में शुरू हुई किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम है, जिसको कि चेक करना ज़रूरी है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए झल्लाहट होती है, गुस्सा आता है, इरिटेट होता है और फिर नॉर्मल हो जाता है, जी। तो उसके साथ बैठ के कि मैंने ऐसी क्या बात कही
जो मैं आगे से ना करूं। हम आमतौर पे जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं, इतनी छोटी सी बात पे तुम्हें क्यों गुस्सा आ गया, देखो तुम्हारे भाई या बहन को तो नहीं आया, या मैंने तो कोई बड़ी बात नहीं की। तो वो भी एकदम रिएक्टिव हो जाता है। अगर ये कहें कि शायद मैंने कुछ कहा हो पर आपने क्या समझा और मेरा वो भाव नहीं था, अगर है ताकि मैं फ्यूचर में उसको अवॉइड कर दूं, तो आप उसको एक तरह से अटैक नहीं कर रहे हैं। अब आप उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे से ऐसी चीज ना ना हो। हो। दूसरा, एक तरह से कह देना कि अनकंडीशनली हम आपको चाहते हैं, और ये फैक्ट है, इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। हर पेरेंट अनकंडीशनली अपने बच्चे को चाहते हैं, उसकी ग्रोथ को देखना चाहते हैं, और अगर उसको आपसे थोड़ी सी टेंशन है वो इसलिए है सिर्फ कि टेम्परेरीली वो चीज़ वो पूरी नहीं कर पा रहा। कई बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को बच्चा जब पूरा नहीं कर पाते तो भी इरिटेटेड हो जाते हैं। करेक्ट। कमी उनकी अपनी होती है, लेकिन क्योंकि पेरेंट ने कहा है इसलिए वो पेरेंट पे बात आ जाती है। तो वहाँ पे कुछ समय के लिए अगर माहौल अच्छा है, उस समय में ये कह के कि शायद मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं किस तरह से अपनी बात को अलग रूप से रखूं। अब यहाँ पे आपने बॉल उसके कोर्ट में फेंक दी, करेक्ट। उसे कहना है कि अच्छा आगे से आप ये ना किया कीजिए, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, या इस तरह से मेरे फ्रेंड्स के सामने ना कहा कीजिए। कई बार हम ये सेंसिटिविटी नहीं रखते हैं, हम उसे बहुत छोटा समझते हैं, बच्चों के फ्रेंड्स के सामने उनको कई बातें कह देते हैं, या क्रूशियल टाइम पे कोई बातें कह देते हैं, या किसी खास दोस्त के बारे में जो कि उनका बहुत क्लोज फ्रेंड है उसके बारे में जानबूझ के वो बातें कह देते हैं। तो उनको अगर हटा दें, और अगर मान लीजिए वो बार बार ऐसी चीज कर रहा है और बार बार गुस्सा कर रहा है, या गुस्से में बुरे शब्द बोल रहा है, या कई बार फिजिकली कुछ कर रहा है, तो एक्सेप्ट करने की भी जरूरत नहीं है। उसे उसकी बाउंड्रीज बता देना कि चाहे बाहर हो चाहे घर में हो, कुछ चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, प्यार से कहें चाहे, लेकिन उनको चलाएं। वहाँ पे दोनों पेरेंट्स, और अगर घर में और लोग भी हैं, उन सबको एक ही भाषा में बात करने की बहुत ज़रूरत है। करेक्ट। कई बार उसने गुस्सा किया, हस्बैंड वाइफ ने, एक ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोटा है छोड़ दो, दूसरा एकदम रुक जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, स्टर्न हो जाता है। सो वो बच्चा नहीं समझ पाता। सेम लैंग्वेज को बोले, कंसिस्टेंटली बोले, और अगर उसके बिहेवियर में बियॉन्ड एन एक्सेप्टेबल पॉइंट कमियां हैं, गलतियां हैं, तो उनको ठीक करने की भी साथ में सलाह दें। जो ब्रांडेड कह लें या कुछ खास तरह की चीज़ों का कह लें, या बच्चा चाहता है हर समय डिमांड करना, देखिए कहीं ना कहीं उसका बीज हमने बचपन में डाला होगा कि आपको हर चीज़ मिलेगी, जिस चीज़ पे भी हाथ रख दो। कई बार उसमें कमियां हमारी होती हैं, या हमें लगता है कि हमने जितना टाइम देना था वो नहीं दिया, वो चीज़ों को दे के हम खरीदने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। या कई बार ये सोच के कि हमें बचपन में नहीं मिला, हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा देंगे। या कई बार हम समाज में अपने आप को थोड़ा-सा हीन समझते हैं, तो बच्चे को ज़्यादा चीज़ें दे के हम उसकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स जितना हम दे सकते हैं वो दें, लेकिन अगर कोई चीज़ गलत है, अनलॉफुल है, या हम उसे नहीं दे पाते, तो उसके साथ बैठ के, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, आप आज थोड़ा-सा देंगे, आगे शायद कभी ना दे पाएँ। तो उसके लिए उसको कह के कि हमारे आज के समय में ये मीन्स हैं, आप बाद में जब अपने आप कमाएँगे, अपने आप काम करेंगे, उस समय आप लेना चाहें, दैट इज़ फाइन, लेकिन मैं कम्पीट किसी और पेरेंट के साथ नहीं करने नहीं करने वाले। एंड साथ ही साथ उसे उतना ही प्यार ज़रूर दें। ऐसा नहीं है कि विथड्रॉ कर लें, ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो ऐसा कर रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर दें। उसे कहें कि हमारे पास प्यार की बिल्कुल कमी नहीं है, वो पूरा मिल सकता है, बाकी चीज़ें उतनी नहीं ले सकते। मैंने कई बार पेरेंट्स को देखा है कि उनकी पे बहुत कम होती है, लेकिन बच्चे ने आईफ़ोन कहा तो आज कहीं से भी, और कई बार गलत मीन्स के साथ भी, वो आईफ़ोन उसे लेके देंगे। 2 महीने बाद वो खराब हो जाता है तो दूसरा लेके देंगे। तो वो एक आप साइकिल शुरू कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी में, जहाँ पे उसे गलत सीख ये भी मिल रही है
कि कोई भी चीज़ चाहो चाहे जैसे भी हो उसको ले लो, तो वो हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ना सिर्फ उस समय के लिए आपके रिश्तों में मुश्किल आएगी, पर उसके लिए बाद में समाज में भी ज़रूर मुश्किल आएगी। डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, लेकिन जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये लगी कि एक टीनेजर की लाइफ़स्टाइल, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है कि वो किस समय पे सो रहा है, किस समय पे खाना खा रहा है और किस तरह का एक्सरसाइज़ वो कर रहा है। अगर इन तीनों चीज़ों का बैलेंस रखें, तो उनकी लाइफ़स्टाइल एकदम परफेक्ट हो जाएगी। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। माय प्लेज़र, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये जानने की कोशिश की कि एक टीनेजर की लाइफ़स्टाइल में कितनी कौन-सी ऐसे पहलू हैं ज़िंदगी के जिसे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि उनकी ज़िद को हमें पूरी तरीके से हर वक़्त पूरा करना ज़रूरी नहीं है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें उनकी गलत भी हो सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें अगर वो सही कर रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहन भी दें और आप फिर महसूस करेंगे कि वो आपकी बातों को मानने भी लगेंगे और आपकी बातों को रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।